और मेरे साथ हैं इमिग्रेशन लॉ के बहुत ही माहिर कंसल्टेंट धीरेश कोहली साहब। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, तो मित्रों, ये हमारा 5वां एपिसोड है वीज़ा विशेष का, और आज हम चर्चा करेंगे पार्टनर वीज़ा पर। तो इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं और श्रोताओं को बता दें एक बार फिर कि ये आपकी आम जानकारी के लिए, विशेष जो सवाल हों उसके लिए तो आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाना ही होगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपको आपके अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। ये जानकारियाँ जो हैं साधारण तौर पे आपके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो चंद मिनटों के लिए हम सवाल पूछते हैं आम से, उसके बाद आपके सवालों का भी हम स्वागत करेंगे। फेसबुक पर अपना कमेंट या सवाल भेज दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए जी, आधे घंटे तक ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं पूछूं सवाल सीधा साधा पहले तो, कि पार्टनर वीज़ा धीरेश जी क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कही? पार्टनर वीज़ा जो है, जहाँ तक देखिए, अंग्रेजी का शब्द है पार्टनर, मीन्स आपका सहयोगी, आपका जिसके साथ आपके संबंध हो, चाहे वो वैवाहिक हो। अच्छा। और आज की मॉडर्न ज़माने में बिना विवाह के भी लोगों के संबंध हैं। ओके, तो वो भी पार्टनर वीज़ा में आ जाते हैं। वो पार्टनर की तरह गिने जाते हैं। उनके अधिकार जो हैं आपकी पार्टनर के साथ की तरह ही ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देखती है। हाँ। और उनको स्वीकृति मिलती है। जी बिल्कुल। तो इसमें उसी को ही हम पार्टनर वीज़ा कहते हैं, जो आप वैवाहिक संबंधों और गैर वैवाहिक संबंधों के साथ किसी इंसान से जुड़े हों और उनके संबंध जो हैं स्वीकार्य हों, एक्सेप्टेबल हों। जी। तो इसका क्या प्रोसेस है और क्या काफ़ी वक्त लग जाता है इसके लिए? बेसिकली ये देखिए, आप पार्टनर वीज़ा जो है, अगर मैं कैटेगराइज करूं तो पहला पार्टनर वीज़ा जो है, अगर हम इसे देखते हैं, इसको ऑप्शंस हैं जहां पर हमारे पास सामने आते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। अच्छा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो और ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, दोनों के लिए ही आपकी जो विधि है, जो मतलब तरीका है वीज़ा अप्लाई करने का, वो सेम है। बट उनमें आपको कुछ नियम और शर्तें जो हैं उनका पालन करना होगा। ठीक। और उनकी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अच्छा। तो ऑप्शन एक था कि अगर आप यहाँ पर हैं तो, और इवन विदेशों में भी हैं, आपका पार्टनर दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो जिसे हम डिफैक्टो बोलते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है। और पार्टनर जो आप मैरिड पार्टनर है, जिसके साथ आप पूर्णतः विवाहित बंधन में बंध चुके हैं, और वो वैवाहिक बंधन जो है स्वीकार होने का जो एक सर्टिफिकेट है, जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जी। तो वो ज़रूरी है नियम के अनुसार। और डिफैक्टो रिलेशनशिप की अपनी कंडीशंस हैं, जिन्हें आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग ही देखने पड़ेंगे, जिनमें हम लोग कहते हैं मिनिमम 12 महीने का आपके संबंध रहे हों। तो अच्छा। वो जो है, पहला जैसे मैंने कहा था कि पार्टनर वीज़ा, तो पार्टनरशिप में आपकी जो पार्टनर है, बेसिकली मैं कहूँगी आपकी धर्मपत्नी या पति, इन दोनों के अलावा कोई हो नहीं सकता, उसे स्पाउस ही कहेंगे। तो उसके साथ आप मैरिड हैं, तो मैरिड हैं तो स्वीकार हो गया, और उसके आगे जो है बात करेंगे। ठीक। और डिफैक्टो में आपके रूल्स हैं, मिनिमम आपके 12 महीने आप एक साथ एक छत में एक पार्टनर की तरह रहे हों, और उसके आप प्रूफ और उसकी जो है पूरी सबूत सारे दिखाने पड़ेंगे कि हम दोनों एक ही छत के नीचे एज ए धर्मपत्नी या पति की तरह रहे एक साथ। तो ये कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद और उनका पार्टनर भारत, पाकिस्तान, फिजी कहीं पर भी है, तो उसको बुलाने का बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आप बाहर के आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो दूसरी कंट्री में हैं, तो आप उनके लिए उनके स्पॉन्सर बन सकते हैं, और उनकी एप्लीकेशन उनको ही अप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बट आपको जो पार्टनर की सपोर्ट चाहिए, जैसे हम उसको स्पॉन्सर कैटेगरी में हम फर्दर
आगे देखेंगे कि स्पॉन्सर क्या होता है और स्पॉन्सर की जिम्मेवारियां क्या होती हैं। तो बता दीजिए स्पॉन्सर कौन हो सकता है और स्पॉन्सरशिप की क्या जिम्मेवारियां हैं? सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं तो एक स्पॉन्सर जो मिनिमम 18 साल का हो, अच्छा, और हाँ, ये एक उम्र की सीमा तय की गई है। और दूसरा है कि आपसे विवाहित संबंध हो, उसके विवाहित संबंध और गैर विवाहित संबंध जिन्हें हमने डिफैक्टो के कैटेगरी में कहा, तो वो 18 साल का होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन नागरिक होना चाहिए या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। एक और एडिशनल है जिसे हम कहते हैं एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन। अच्छा, तो ये इनमें इन्हीं मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक स्पॉन्सर की जो आपको पूरी चाहिए। करनी। तो पार्टनर वीजा में सिर्फ पार्टनर स्पाउस जो भी हो या डिफैक्टो उसी को बुला सकते हैं या उसमें कोई एडिशनल डिपेंडेंट्स भी आ सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि कई तरह से देखा गया है कि कुछ लोगों के संबंध दूसरे स्पाउस के साथ इस तरह से होते हैं कि उनके पहली शादी से कुछ बच्चे हों। अच्छा, एक तो ये हो सकता है। हाँ। दूसरा हो सकता है संबंध बनने के बाद बच्चे हो गए हों। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। उनको एप्लीकेशन में आप ऐड कर सकते हैं, बट उनके लिए उम्र होनी खास शर्तें लागू हैं। तो क्या शर्तें हो उसे हम सकती हैं? कहते हैं डिपेंडेंसी। आपकी उस स्पाउस के ऊपर जो दूसरा पार्टनर है, उस बच्चे की पूरी तरह निर्भरता होनी चाहिए। तो नंबर 1, एक तो वो 18 साल से कम हो जी। दूसरी बात यह है कि वो पूर्णतः अपने पेरेंट्स पे जो अब वो एकल माता या पिता रह गए हों, हाँ। उनके ऊपर निर्भर हो। और अगर आप 18 साल से ऊपर भी अगर हैं तो 23 साल तक की उम्र की छूट है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि वो या तो वो स्टूडेंट हो और पूर्णतः अपने माँ बाप पे निर्भर हो। और तीसरा एक और तीसरा एक और है कि किसी और वजह से सपोर्टिंग में भी हो, जिसे आप कह सकते हैं कि जीवन की निर्भरता उसके अपने पेरेंट पे, सिंगल पेरेंट के ऊपर रही हो, डिसेबिलिटी वगैरह कोई हो कि उसके बगैर आप ना बच्चा माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता जी। तो आप लोग सवाल भेज सकते हैं। तब तक ये सवाल इसमें सॉरी एक चीज़ और ऐड करूंगा, हाँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। कई बार वैसे दूसरे के पेरेंट्स वगैरह भी अलाउड होते हैं, पर डिपेंडेंट, अब ना डिपेंडेंट जो है इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को भी गिना जाता है, जिसमें उस पार्टनर के माता पिता भी शामिल हो सकते हैं और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं पुराने विवाह के बाद, पहले वाले पुराने विवाह वाले, और अगर नए विवाह से भी अगर कोई बच्चों ने जन्म लिया है। अच्छा, तो मामला काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है जी। और ये भी पूछूं चलते चलते कि अगर आपने किसी और वीजा के लिए अप्लाई किया, किसी अन्य प्रकार के वीजा के लिए, पर वो नहीं स्वीकार हुआ, एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो क्या आप पार्टनर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बावजूद उसके? ये पार्टनर वीजा एक खास तरह की सहूलियत ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने दिया वीजा के में, एक हम जिसे कहेंगे रियायती तौर पे देखा गया है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दूसरे वीजा रिफ्यूज हुए हैं, हाँ। और किसी वजह से आपने उन रास्तों को नहीं चुन पाए जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वीजा प्रोग्राम में थे, तो और जब तक आप ऑस्ट्रेलिया की मूल धरती पे थे, आपके किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह से संबंध जो है बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम आपको अपने जीवन साथी से बिछड़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ। तो हम आपको एक आखिरी मौका जरूर देंगे। वाह। और आप अपने जीवन साथी के साथ रह सकते हैं। अच्छा, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारे श्रोताओं ने भी कुछ सवाल भेजे हैं। मेरे ख्याल में कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले डंकन म्यूनियन ने पूछा है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई फिक्स जर्मन व्हीकल्स, मोस्टली BMW, and would love to immigrate to Australia. I live in Kenya, East Africa. So do I have a chance, and where do I begin, or rather what is required? तो हम तो that's pretty good. Actually, I'm going to answer you in English as this program was in Hindi, which is you see a community language.
Your requirement is definitely depending on the skill visa. Kindly you please refer back to see the our previous programs, as well as you see, or you want to you see discuss this matter separately. I'm happy to discuss this matter separately off the line, not in this program. This program is You're welcome to send your question. You are but welcome. no more than that. Right. And This program is online dedicated. itself, yeah. This program is right now dedicated to partner visa. If you are married to an Australian citizen or resident, please let us know. All right. We'll be happy to answer your questions. Okay, so the questions should come only online, and Dhiresh ji will just reply to those online. No further correspondence will be entertained. Okay, so Praveen Tivana कहते हैं कि once if de facto visa has been refused onshore, जी. can we reapply for spouse visa onshore again after we have had children? That is actually What we were talking about. That is what actually you see the primary condition of that. Onshore आप वीज़ा एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, और आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको उन मुख्य कारणों को देखना चाहिए कि किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, और आपको ऑफशोर एप्लीकेशन डालने की ही इजाज़त दी जाएगी, ऑनशोर एप्लीकेशन की और इजाज़त नहीं है। ये एक ही चांस है जो आपको लाइफ टाइम में मिलेगा ऑनशोर एप्लीकेशन डालने का। अच्छा जी, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा प्रवीण। हाँ जी। ये प्रवीणा है, सॉरी प्रवीण नहीं, प्रवीणा। अच्छा, हैरी राजपूत कहते हैं आई एम ऑन 3 और 9 पार्टनर provisional visa now, and I would be eligible to apply for 100 partner visa in October 2017. ये तो आप समझे। ओके जी, तो बस यही कहा। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्लीज अपने प्रश्न को थोड़ा सा और खोल के जरूर पूछें। जी, शायद ये आपका तो एग्जिस्टिंग कंडीशन है। हमें बीच में एक और सवाल आ गया था, तो हैरी का मैं सवाल नहीं पूरा पढ़ पाई। तो हैरी कहते हैं, सो डू आई नीड टू गो फॉर मेडिकल अगेन? Basically, medical examinations are valid until 12 months. All right. And but still, it depends on the immigration policies. Until now, I think, as far as I know, the medicals are only valid until 12 months. 12 months. Or if you haven't traveled outside, then probably they will accept the existing medical. But still it depends on case. नहीं है तो फिर मेडिकल करना बेसिकली केस ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि उनको अगर लगे कि आपके मेडिकल कंडीशंस में कुछ सुधार हुआ है या कुछ चीज़ बिगड़ गई हैं, तो आपको री एग्जामिन के लिए कह सकते हैं, बट जनरली 12 महीने तक ये दोबारा से नहीं मांगते। जी जी जी। अच्छा जी, राहुल गोयल पूछते हैं कि सर, इज इट पॉसिबल टू कॉल वंस फियांसे ऑन 457 वीजा? बोला 457 में डिपेंडेंट एप्लीकेंट की जो कंडीशंस हैं आपको फुलफिल करनी पड़ेंगे, बट इसी तरह से ही वो आप एज ए पार्टनर उनको आप स्पॉन्सर कर अपनी एप्लीकेशन में ऐड करा सकते हैं। अच्छा। बट यहाँ तक जहाँ तक आज का डिस्कशन सवाल है, ये सिर्फ मैरिड एंड डिफैक्टो रिलेशनशिप के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। तो 457 में भी आप अपनी एप्लीकेशन में ऐड करा सकते हैं, बट पार्टनर की जो डेफिनेशन है उसको आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा जी। तो सवाल आते रहे, आपके सवालों का स्वागत है। आज खास तौर से पार्टनर वीज़ा पर सवाल पूछें तो बेहतर होगा। तो ये पूछूं कि इस प्रकार के वीज़ा को कितना समय लगता है धीरेश से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी सारे वीज़ा को फाइनल करें, और हर एप्लीकेंट भी यही चाहेगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो जाए। पर ज़्यादातर जो है करीब करीब 2 साल का टाइम है। 2 साल के टाइम में ही वो लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्राइमरी वीज़ा, हम जिसे टेम्परेरी वीज़ा कहते हैं, जिसके नाम से लोग या तो 820 या 309 के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा। एंड उसको जो है करीब 2 साल के अंदर अंदर फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो सेकंड स्टेज है उसको भी करीब करीब 21 महीने तक का रिकॉर्ड है, बट कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है। उसमें कंट्री प्रोफाइल और आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ है कि आप लकी हैं और आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध ज़्यादा ही मधुर हैं, और इस वक्त में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस केस में थोड़ी सी स्पीड बढ़ सकती है।
ठीक है, तो ये वक्त का समय कितना लगता है उसके बारे में पूछ रहे हैं मनदीप सिंह ठाकुर। मनदीप जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कैन यू Hi, Mandeep. एक्सप्लेन हाय कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द टाइम पीरियड एंड रिक्वायरमेंट्स इन ब्रीफ ऑन शोर पार्टनर वीजा 820/801? मैंने अभी आपको बोला कि 2 मिनट पहले इस बात को खुलासा किया है मैंने। करीब करीब 2 साल और दूसरे तो 801 के लिए भी 21 महीने का अभी तक प्रोसेसिंग टाइम है, जो लास्ट कुछ महीने पहले इमिग्रेशन ने अपनी पब्लिश किया था टाइमिंग्स को अपने। बट ये कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। एक चीज़ है जो छुपा हुआ राज है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, और वो राज इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास है। इमिग्रेशन मिनिस्टर जब भी चाहे किसी तरह के वीज़ा की स्पीड स्लो कर सकता है। एक तेज तो मैं गारंटी नहीं देता, पर स्लो होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। कि 1 साल में वो चाहती हैं कि एक तरह के वीज़ा ही एक लिमिटेड नंबर तक आए, ये एक है। और दूसरा ये है कि किसी टाइम भी एक पर्टिकुलर वीज़ा को रोका ही जा सकता है। तीसरी बात यह है कि आप मीन्स लाइक वो अपनी पॉलिसीज में सुधार अगर करेंगे तो उसमें तो इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए इमिग्रेशन मिनिस्टर से बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। और वहाँ पे कैनबरा में क्या सोचा जाता है वो हम नहीं कह सकते। अच्छा जी, सवाल आते रहे, सवालों का स्वागत है। धीरेश जी आपको जवाब देते रहेंगे। ये हैं हर्षल शाह। व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू गेट अ परमानेंट पार्टनर वीजा फ्रॉम अ टेम्पररी पार्टनर वीजा? मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया ही था कि 820 या 309 विच वी कॉल एज 820 और 309, जनरली 75% applications are processed within 18 months, and 801 is also they claim as within 75%. What is 801? 801 is actually permanent है, उसके बाद और आपको अप्लाई नहीं करना। तो पार्टनर वीज़ा जो था हमेशा 2 स्टेज पे रखा गया। कुछ साल पहले ये 2 सालों में नहीं, 2 में नहीं था, एक ही टाइप का वीज़ा हुआ करता था। बट बाद में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि आपको पहले 2 साल तक आपके संबंधों को देखा जाएगा, आपकी रिलेशनशिप को देखा जाएगा। अगर वो फिर भी मौजूद हैं तो आपको अगले वीज़े के लिए और यहाँ परमानेंट होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वो भी आमंत्रण के ऊपर निर्भर करता है, तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। और कई बार आप खुद ही देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो आप भी डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। बट ज़्यादातर देखा जाता है कि केस ऑफिसर और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करता है कि आप जो है एलिजिबल हैं, आप अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को सबमिट करें और हम कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो संबंध अपने मधुर बनाए रखिए, झगड़ा मत करिएगा वरना वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अमित पटेल ने भी यही पूछा है जो आपने जवाब दिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? आयान चंदा कहते हैं, सर हाउ वुड वी नो फ्रॉम यू, I would like to know from you about other visa like student visa, married couple with children. Okay, student visa पर हम किसी और दिन पर बात जरूर आपका स्टूडेंट वीज़ा आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूरी है कि हमारा एक नेक्स्ट हॉट टॉपिक होने वाला है, एंड विल डेफिनेटली कवर दैट अप। बट इफ यू बी स्पेसिफिक योर नीड इज couple with children also, he says. Sure. If your question is very specific, you want some specific opinion on that, please kindly throw your questions and I'll try in my personal capacity to answer you offline. अच्छा जी, for 309/100 वीज़ा क्या होता है? How long does it take for that visa? एक्चुअली यही रिपीट क्वेश्चन है। मैं आप दर्शकों की धारणा को एक लाइन में डालना चाहता हूँ कि 820 और 309 दोनों एक ही चीज़ हैं। सिर्फ 820 जो है ऑन शोर है कि आपने एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में होते हुए डाली है, और 309 जो है आपके पार्टनर विदेश में थे। तो उसको पर दोनों का प्रक्रिया सेम है। बट ये है कि 820 अगर एप्लीकेशन आपने डाली है तो ऑस्ट्रेलिया में विद इन ऑस्ट्रेलिया ही प्रोसेस होगी उनके प्रोसेसिंग सेंटर्स में, और अगर 309 की एप्लीकेशन है तो ओवरसीज मिशन में प्रोसेस होती हैं एप्लीकेशन, वो फर्दर वेरिफिकेशंस करती हैं। ठीक है, सवाल आते रहे, आपके सवालों का स्वागत है। तब तक वरना मैं सवाल करती रहूँगी, तो हमारे साथ बने रहिए और सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है। ये पूछूं कि
क्या ये कैंसिल हो सकता है वीज़ा कोई? ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई मुझे वीज़ा मिल गया, अब तो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा। नहीं, आपका बहुत कुछ हो सकता है अगर मिनिस्टर चाहे तो। और उसमें कई तरह की बातें आती हैं जब दोनों पार्टनर्स में आपस में घमासान पानीपत की लड़ाई हो गई हो और एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर से खुश नहीं है, तो उस केस में वो इमिग्रेशन ऑफिस को शिकायत कर सकता है। तो आपका तुरंत जो है इमिग्रेशन का केस ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा कि आप इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ। कि आपके अंदर परिवार में कुछ कलह तो नहीं चल रही। अच्छा। तो उस केस में अगर आप उनका उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाते तो आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कारण यह है जो मतलब काफ़ी गंभीर समस्या है कि ईमानदारी की। आपने सवालों के जवाब सही ढंग से ना दिए हों जो सी एप्लीकेशन फॉर्म्स में थे, या आपने किसी ऐसे इंसान को मतलब एक झूठा तथ्य साबित किया कि ये मेरा पति है पर नहीं है, या मेरी पत्नी है या नहीं है। उस केस में आप उसको बोलते हैं मिसलीडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, and that will be certainly leading to see the cancellation of visa as soon as it is found out by immigration department from you or by any other means. But they do, look at the highest level of integrity of the person who makes the application. ये तो बहुत ज़रूरी है जी। किसी भी वॉक में, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में। आशीष देवगन थैंक यू कर रहे हैं, तो थैंक यू आपका। थैंक यू जी, थैंक्स आशीष। अच्छा, किरण पाबला वही सवाल पूछे, हाउ लॉन्ग डज वीज़ा 100 टेक आफ्टर 309? उसका जवाब आप। I think I already have given that, Kiran. Where I mentioned that 90% of the applications are, determined within 21 months. So if your applications get delayed, please be in touch with your case officer and make sure that means your facts and the supporting documents you have submitted as it was required. अच्छा, सवाल ये पूछती हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी शादी भारत में या पाकिस्तान में या फिजी में कहीं दूसरे देश में हुई है और वो खुद यहाँ अभी रहने आए हैं, तो फिर भी उसके बावजूद वो पार्टनर को यहाँ बुला सकते हैं ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि शादी यहीं पर हुई हो। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शादी कहाँ हुई और कैसे हुई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है दूसरे देशों के विवाहित संबंधित कानूनों का पालन क्या कहता है रिस्पेक्ट करता है। एंड उसमें अगर दूसरे देश में जो विवाह के कानून हैं उन कानूनों के अंतर्गत अगर वो शादी हुई है तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट करती है। और अगर कई रीति रिवाज के तरीके से भी शादियाँ की गई हों, पर अगर उस देश में उनकी मान्यता है तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उनको भी स्वीकार करती है। बट आप कोशिश करें कि अगर कानूनी प्रावधान है आपके देश में तो आप ज़रूर मैरिज रजिस्टर कराएं। और इन अदर सिनेरियोज के आपका पार्टनर यहाँ पर विज़िट कर सकता है और उसके बाद आप यहाँ पे लोकल मैरिज करके यहाँ का सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और फिर पार्टनर ओवरसीज जाता है, फिर एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी अलाउड होता है, वो भी अलाउड होता है। तो पार्टनर यहाँ टेम्पररी आकर फिर वापस अप्लाई करके यहाँ से फिर वापस नहीं, अगर वो वापस यहाँ अप्लाई करता है तो उसमें फिर और पेचीदगी आ जाएगी कि उनको वीज़ा ग्रांट के टाइम पे यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। एक दूसरी बात है कि उनका वीज़ा उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि आप यहाँ से और एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ज़्यादातर ये वीज़ा आप एप्लीकेशन ऑन शोर डाल सकते हैं, इनमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती। बट आप ये देखें कि जो आप जिस वीज़ा पर आए हैं आपने उनकी किसी शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप शर्तें उल्लंघन करेंगे तो फ्यूचर में आपको इमिग्रेशन फिर पकड़ने की कोशिश करेगा। अच्छा जी। बाकी थोड़ा समय है तो सवाल आते रहे आपके, और शायद नए सवाल आए हैं कि नहीं। मैं सवाल पूछती हूँ। जी पूछिए। एक सवाल है, बहुत लोगों के मन में आता है और थोड़ा बहुत होता भी है हमारे समाज में कि अगर किसी ने पार्टनर से शादी की है अपने इंडिया से या कहीं से भी, और वो पार्टनर यहाँ आता है, वीज़ा पा लेता है और उसके बाद वीज़ा लेकर वो धोखा दे जाता है, तब क्या हालात बनते हैं? इसमें आप ज़्यादातर केसेस वो देखे गए हैं
जब पहली स्टेज का वीज़ा होता है जिसे हम टेम्परेरी पार्टनर वीज़ा बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में ये था कि मुझे पहला वीज़ा मिल गया है और अब जो है मेरी अगला वीज़ा भी तुरंत मिल जाएगा अगले 2 सालों के अंदर अंदर। बट इन दिनों में अगर आपके संबंधों में कुछ बातें हुई हैं और कुछ परेशानियां आई हैं, तो वहाँ पर जिसे कहते हैं फैमिली वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया, तो उस केस में आपके लिए ज़रूरी है कि आपको परेशानी आएगी और वहाँ पर आपके लिए इमिग्रेशन एक तो वीज़ा कैंसिल करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपके जो है कंपैशनेटरी ग्राउंड्स हैं, एक कि आपके उस रिश्ते के साथ एक बच्चे ने जन्म लिया है या 2 बच्चों ने जन्म लिया है, तो आपके रिश्ते को दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। तो आपको पार्टनर अगर धोखा भी देता है तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी और ऊपर उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन राइटली देना पड़ेगा इमिग्रेशन से, ये बताने के लिए कि मुझे जो है ये मेरा इस रिश्ते से ये बच्चों ने जन्म लिया है और मेरा रिश्ता ना कैंसिल वीज़ा ना कैंसिल किया जाए। ठीक जी। तो और भी सवाल हों अगर आपके मन में तो कृपया हमें ज़रूर लिखिए। और बाकी 4 मिनट रहते हैं मेरे। कुमन जी, मैं आपने डिस्टर्ब किया। एक मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा, काफ़ी सारे स्पॉन्सरिंग पार्टनर्स के माइंड में ये सवाल होता है कि भाई मैंने एक बार शादी की, एक पार्टनर को वीज़ा मैंने दिया और उसके बाद जो है वो पार्टनर के साथ 4-5 साल 6 साल के बाद मेरा रिश्ता टूट गया। चाहे उनमें मेरे उनके साथ बच्चे थे या नहीं थे, बट दूसरा पार्टनर को अगर परमानेंट वीज़ा हो जाता है, सिटीज़न हो जाता है, बट रिश्ता तो टूट गया। अब वो इंसान सारी उम्र अकेला रहना नहीं चाहता, तो वो परेशानी है कि वो इंसान क्या करे। तो उनके मन में ख्याल आता है, फिर किसी के साथ प्यार होता है या किसी के साथ नया रिश्ता बांध के अपने जीवन और दूसरे जीवन साथी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि टूटी फैमिलियाँ यहाँ पर रहें, तो उन्होंने एक इंसान अपने जीवन में 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। ये एक स्पॉन्सर के लिए एक सवाल है और उनके लिए विचार करने वाला एक विषय है कि आप ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5 लोगों को स्पॉन्सर कर करके नई लड़कियों को या लड़कों को या अपने जीवन साथियों को यहाँ पर लाएं और उसके बाद उनको जो है छोड़ दें। ये नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। बट उसमें भी कंपैशनेटरी ग्राउंड्स हैं कि अगर आपके उन रिश्तों में से और प्यार मोहब्बत की एक नए बच्चे ने जन्म लिया और ख़ास तौर पे, तो इमिग्रेशन को भी उसके लिए थोड़ा सा नरमी का रुख अपनाता है, तो भाई एक इंसान को अकेले नहीं छोड़ने देता। बट पर ये केस टू केस है, एक डायरेक्ट इसका कोई लॉ नहीं है या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। और कुछ बताइए हमें संक्षिप्त में इस पार्टनर वीज़ा के बारे में, जब तक सवाल आए। और भाई पार्टनर वीज़ा के बारे में हम तो ये कहेंगे कि आप अपने जीवन साथी को जहाँ से भी चुन कर लाएँ, चाहे वो यहाँ का लोकल हो या विदेशों से हो, आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के साथ रहें और अच्छे परिवार और ऑस्ट्रेलिया के समाज को एक सुदृढ़ रिश्ता दें और आपके बच्चों को भी माता पिता की तरफ देखने का अच्छा मौका मिले। हमारी तो आप सब नए विवाहित व्यक्तियों के लिए शुभकामनाएं हैं और वो अपने रिश्तों को बनाए रखें। आप तो मैरिज काउंसलर भी बन गए। हम तो चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सभी परिवार एक जुड़े रहें, सिंगल फैमिलीज या सिंगल पेरेंट्स ना हो। हाँ जी। बच्चों को त्रासदी होती है, उससे दुख पहुंचता है, और खुद पार्टनर्स को भी। अजय कक्कड़ लिखते हैं, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। भाई बड़ी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अमित पटेल भी शुक्रिया तो कर रहे हैं सभी लोग। और बाकी एक तो सवाल लेने का टाइम है मेरे ख्याल में। स्पॉन्सर्स के बारे में और कोई लिमिटेशंस वगैरह है जो आपने समझाया, वो तो ठीक है। ये तो थी कि कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हों तो ही वो वेव ऑफ हो सकती हैं। हाँ। ये एक स्पॉन्सरशिप के ऊपर था कि भाई आपके 2 पार्टनर, आपने 2 बार ट्राई किया, जीवन में आप सफल नहीं हो पाए, फिर भी जो है इसमें, हाँ कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो है एविडेंस क्या चाहिए एप्लीकेशंस के साथ। आपको राइटली मैरिज के एविडेंस दें, उसके बाद आप ये फीस जो है वो आप दें। और अगर आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो जिनमें 2 सालों से ज़्यादा से आपके रिश्ते मौजूद थे, उन रिश्तों में आप
अगर पहले से ही हैं, जैसे डिफेक्टो रिलेशनशिप में आप 4 साल से रहे, तो आपने 4 सालों के बाद ऐसी वीज़ा एप्लीकेशन डाली है, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो सकती है। ठीक है। और रजिस्टर्ड जो है स्टेट वाइज, अगर आपके BDM का बोलते हैं, बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्री में आप अपने रिश्ते को, डिफेक्टो रिलेशनशिप को रजिस्टर करते हैं, तो उसको भी मान्यता मिलती है। बट कितना पुराना रिश्ता है ये ज़रूर देखा जाएगा। जी। तो उम्मीद है आप सभी को हमारे सवालों के, आपके बल्कि सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और किसी भी कंट्री से कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, किसी नहीं, देश ऐसा से कुछ नहीं है, देश के साथ नहीं है, ये सबके लिए एक इंडिविजुअल है कि बराबर की ईमानदार पॉलिसी है, पार्टनर है, सब कुछ डिफैक्टो हो चाहे लीगल मैरिज भी हो। दैट्स करेक्ट। गे पार्टनर्स के बारे में क्या है? उनको भी बुला सकते हैं, दे आर द पार्टनर? अभी तक यहाँ पे जो पार्टनरशिप में उन्होंने ये कहा कि आप का पार्टनर कौन हो सकता है। हालांकि जो मैरिज रिलेशनशिप का जो पार्लियामेंट में काफ़ी हॉट डिस्कशन चल रहा है, आपको मालूम भी होगा, आपको मालूम होगा। हालांकि जो आपकी विवाह किससे होना चाहिए, या जो मैरिज ऑस्ट्रेलियन मैरिज एक्ट के अंडर आता है, तो मतलब आप भाई बहन शादी नहीं कर सकते, बाप बेटा या बेटी के साथ, मतलब सिर्फ उनको वीज़ा देने के लिए ही आप एक कागज़ लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि, तो उनमें जो विवाह संबंधित कानूनों में जो पेचीदगियां हैं कि आप में रिस्ट्रिक्शन, आप किस व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते, वो ज़रूर आपको पास करनी पड़ेंगी। और वो उसके बगैर आप, या किसी ऐसी कंट्री में आप खाली सर्टिफिकेट ले आते हैं, मैंने किसी व्यक्ति के साथ ऐसी शादी कर ली जिसकी मान्यता ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। खाली एक कागज़ का पुर्जा नहीं चाहिए, विवाह के जो नियम और शर्तें हैं उनको पूरी करनी पड़ेगी। उन्हीं का जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफाइंड है, उन्हीं कारणों में और उन नियमों को, शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका विवाह का सर्टिफिकेट वीजा मिल जाएगा, एक्सेप्ट करेगा। और आप सबके लिए शुभकामनाएं, आपके पार्टनर आपको जुड़ें, हमारी तो आप सबके लिए ये शुभकामनाएं रहेंगी। जोड़ियां सबकी सलामत रहें, सबके पार्टनर अब उनके साथ ही रहें, यही हमारी कामना है। और बस अगली बार चर्चा हम मेलबर्न से करेंगे, और किसी एक अन्य वीज़ा कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉ कंसल्टेंट के साथ। तो आज के लिए इतना बस। धीरेश जी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी। तो श्रोताओं नमस्कार, बहुत नमस्कार बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपसे ज़रूर जल्दी मुलाकात होगी।